आज हम करेंगे MHI 101 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज का, जो हमने उस दिन फर्स्ट चैप्टर किया था 1.4 तक कंप्लीट कर दिया था। एंड देन हम अब 1.5 तक से स्टार्ट करेंगे। नातेदारी टॉपिक से हमने इससे पहले मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जान लिया था। अभी हम बात करेंगे नातेदारी के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि नातेदारी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अभी पहले हम जानते हैं नातेदारी बनी कैसे। सारे मानव समूह शादी ब्याह करते हैं, ठीक है, और दूसरे समुदायों से नातेदारी के संबंध बनाते हैं। वंश और विवाह के आधार पर जो संबंध बनते हैं उन्हें नातेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। आदिम नरवानरों में भाई और बहन का संबंध मौजूद था। सुप्रसिद्ध मानवशास्त्री आर फॉक्स के अनुसार गठबंधन और वंश परंपरा का संयोजन मनुष्य की अनूठी खोज थी। साधारण शब्दों में कहें तो दूसरी प्रजातियों में विवाह के आधार पर बने संबंधियों की कोई प्रथा नहीं थी। इस नवाचार से मनुष्य दूसरे समुदायों के साथ संपर्क और मित्रता स्थापित कर सका। बेटे या बेटी के साथ गठबंधन बरकरार रखने से जो विवाह के बाद दूसरे समूह में चले जाते थे, मनुष्य ने दूसरे समुदायों के साथ भी संबंध स्थापित किए। नातेदारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह केवल खून का रिश्ता नहीं हुआ करता था, बल्कि इसमें सामाजिक संबंध भी शामिल था। जैविक संबंध बहुत ही सीमित होता है। दूसरी ओर नातेदारी या कुटुंब का स्थानीय रीति रिवाज और प्रथा अनुसार विस्तार शामिल होता है। कई मानव समुदायों में जान पहचान का प्रत्येक व्यक्ति नातेदार या कुटुंब का सदस्य माना जाता है और इस संबंध का विवाह द्वारा केवल नवीनीकरण होता है। भोजन की कमी या शत्रु समूह द्वारा आक्रमण किए जाने पर मानव नातेदारी पर भरोसा कर सकते हैं और दूसरे एक बड़े समुदायों में ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। इससे व्यापक क्षेत्र में जीन्स का स्वस्थ प्रवाह होता है और इस प्रकार नातेदारी वाले समुदायों के पास जैविक अस्तित्व और विस्तार की अधिक संभावना होगी। नातेदारी की उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम ये जानेंगे। आर फॉक्स का मानना है कि नातेदारी के उदय का संबंध मांसाहारी भोजन की ओर धीरे धीरे झुकाव होने से था। आरंभिक होमो इरेक्ट्स के समय तक के शिकार की ओर संक्रमण की यह प्रकृति देखी जा सकती है। आरंभिक मानवों में इन संबंधों के विशेष परिणाम थे। बड़े जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार करने से स्त्री और पुरुषों के कार्य का पूरी तरह लैंगिक विभाजन हो चुका होगा। इस प्रकार के शिकार में ज़्यादा दौड़ना पड़ता होगा और इसमें उन महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता होगा जो छोटे बच्चों की देखभाल करती होंगी। भोजन संग्रहण का कार्य पूरा समुदाय एक साथ मिलकर करता होगा और लोग इसी प्रकार एक साथ मिलकर संगीत और गाना गाते होंगे, बातचीत करते होंगे और बच्चों की देखभाल तथा अन्य सामूहिक गतिविधियां करते होंगे। दूसरी ओर शिकार छिपकर और चुपचाप करना पड़ता होगा और यह शारीरिक रूप से तंदुरुस्त पुरुष ही यह काम करता होगा। पुरुष शिकार के लिए निकल जाते होंगे और महिलाएं भोजन संग्रहण करने के लिए। पहले हर व्यक्ति अपने लिए भोजन संग्रह करता था। इस नए स्त्री पुरुष आधारित लैंगिक श्रम विभाजन के बाद पुरुष और महिला के बीच भोजन के विनिमय की आवश्यकता का जन्म हुआ। इससे उनके परस्पर रिश्ते में बदलाव आया। इसके पहले पुरुष एक साथ रहते थे जैसे चिंपांजियों में होता है और सभी महिलाएं अपने बच्चों के साथ एक साथ रहती थी। लिंग आधारित श्रम विभाजन के बाद पुरुष और स्त्री भोजन यानी सब्जी और मांस के विनिमय के लिए एक दूसरे पर बिल्कुल नए तरीके से आश्रित हो गए। फॉक्स के अनुसार यह व्यापार संभवतः सही अर्थों में मानव समाज की उत्पत्ति का मूल साबित हुआ। इससे घरेलू इकाइयों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला, जिससे अंततः वयस्क पुरुष, महिलाएं और उनके बच्चे एक साथ रहने लगे। मानव नातेदारी की दो खास विशेषताएं हैं। अधिकांशतः मानव समाजों में रक्त संबंधियों के बीच वैवाहिक संबंध बनाने पर रोक है, इसलिए मनुष्य ने बहिर्विवाह की प्रथा भी कायम की, जिसके तहत नियम बनाया गया कि व्यक्ति को एक निश्चित समूह के बाहर शादी करनी होगी। बहिर्विवाह से लोगों को दूसरे समूह से संबंध स्थापित करने में मदद मिली। यदि कोई समूह अपने ही समूह में शादी करने पर प्रतिबंध लगाता है तो उसके सदस्यों को दूसरे समूहों में विवाह करना आवश्यक या मजबूरी हो जाती है।
ऐसा करने से विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द स्थापित होता है और पति पत्नी के एक दूसरे पर आश्रित होने से यह संबंध और भी सुदृढ़ होता है। जानलेवा हथियारों से लैस आदमी मनुष्यों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे समूहों का विस्तार होता गया और संसाधनों के लिए उनमें प्रतियोगिता बढ़ी, वैसे वैसे नातेदारी का महत्व बढ़ता गया, क्योंकि इससे आपसी शत्रुता को कम करने में मदद मिली। आधुनिक मानव शास्त्र यह बताता है कि नातेदारी का गहरा संबंध अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म से था। नातेदारी का जन्म कब हुआ? नातेदारी का इतिहास लिखना मुश्किल काम है। मिस्र में नील के किनारे कोम ओम्बो के मैदानी इलाके में 17,000 वर्ष पुरानी बस्तियों से नातेदारी के अद्भुत प्रमाण मिले हैं। इसमें 25 से 30 लोगों की बस्तियों का एक समूह मिला है। प्रत्येक समूह एक खास प्रकार का औजार बनाता था और भोजन संग्रह की उनकी तकनीकें भी विशिष्ट थी। ये समूह एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहे और संभव है कि वे नाते रिश्तेदारी से एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। मानव शास्त्र यह भी बताता है कि मनुष्यों के आदान प्रदान के साथ साथ वस्तुओं का विनिमय भी नातेदारी का एक प्रमुख कार्य है। प्रागैतिहासिक अतीत के संदर्भ में विनिमय के यह प्रमाण नाते रिश्तेदारी की मौजूदगी के प्रमाण माने जा सकते हैं। इसलिए हम अगले भाग में प्रागैतिहासिक समाजों में विनिमय के प्रमाणों का परीक्षण करने जा रहे हैं। अब हम जानेंगे विनिमय के बारे में। जब एडम स्मिथ ने यह लिखा कि मानव अनंत काल से वस्तु विनिमय और विनिमय करता आ रहा है, तो वे मानव समुदाय की अनूठी विशिष्टता के बारे में ही बता रहे थे। दूसरे जानवरों से अलग मनुष्य बाहरी लोगों से वस्तुओं का लेन देन और विनिमय करता है। विनिमय का इतिहास लिखना अपेक्षाकृत आसान है। यह इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि यदि कोई वस्तु इस संदर्भ में पत्थर, जैसे कि मान लो, वहाँ पाई जाती है जहाँ वह स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ विनिमय होता था। यह अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि उन क्षेत्रों में ये वस्तुएं दूसरे क्षेत्रों से लाई जाती होंगी, परंतु सभी मामलों में यह अंदाज़ा ठीक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि शिकारी संग्रहकर्ता समूह घुमंतू समूह भी होते थे। ऐसा भी हो सकता है कि वे मौसम बदलने पर जब दूसरी जगह पर जाते हों तो पत्थर उठाकर लाते हों। जब हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से औजार बनाने की संभावना पर विचार किया और जाना होगा कि इनसे औजार बनाए जा सकते हैं, तो वैसे पत्थरों की खोज करने लगे होंगे जिनकी धार नुकीली हो और जो ज़्यादा दिनों तक टिक सकें। लावा कांच ऐसा ही एक पत्थर था, परंतु यह पत्थर आसानी से प्राप्त नहीं होता था। 1,30,000 वर्ष पहले के तंजानिया में 2 ऐसे स्थल मिले हैं जहां लावा कांच के उपयोग का प्रमाण मिलता है। यह पत्थर कीनिया के मध्य घाटी से लाए गए थे, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर थी। शिकारी काफ़ी दूर दूर तक घूमा करते थे, इसलिए शिकार के दौरान ही उन्हें लावा कांच मिला होगा, परंतु यह एक अकेला प्रमाण और प्रसंग है। चकमक भी एक ऐसा पत्थर है जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ा उपयोगी माना। इसकी धार तेज हुआ करती थी और इससे अच्छा औजार बनाया जा सकता था। स्फटिक या कांचमणि भी एक ऐसा ही औजार था जिसका उपयोग हमारे पूर्वज किया करते थे। ये पत्थर हर जगह उपलब्ध नहीं थे। हमारे पूर्वज इसे दूर दराज के इलाकों से लाते थे। उदाहरण के लिए रूस में कॉस्टेनकी के 20,000 साल पुराने स्थल में चकमक के औजार लगभग 160 किलोमीटर दूर से लाए जाते थे। आधुनिक मानव शास्त्रियों प्रमाणों के समांतर हम यह मान सकते हैं कि ये चकमक पत्थर कॉस्टेंस्की के लोगों को विनिमय की प्रक्रिया में प्राप्त होते होंगे। आधुनिक संग्रहकर्ता समुदाय समय समय पर एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से स्त्री और बहुमूल्य उपहारों का विनिमय करते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, उपहार से मित्र बनते हैं और मित्र उपहार देते हैं। प्रमाणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वस्तुओं के विनिमय का इतिहास 20,000 BCE से कम नहीं है। अब हम जानेंगे कला और भाषा का आविष्कार कैसे हुआ। बातचीत करने की क्षमता संभवतः मनुष्य की एक अभिन्न विशेषता है। भाषा मनुष्य की अनुपम थाती है।
दूसरे जानवर विभिन्न प्रकार की सीमित ध्वनियाँ ही निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता अपनी प्रसन्नता या नाराजगी का इजहार अलग अलग ढंग से भौंककर कर सकता है। दूसरे जानवरों पर भी यही बात लागू होती है, परंतु उनके द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनियों का दायरा सीमित है। मनुष्य द्वारा निकाली जाने वाली सार्थक ध्वनियों की सीमा अनंत है। विश्व की सभी भाषाओं के शब्दकोशों की कल्पना करें तो यह बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। प्रत्येक सार्थक ध्वनि के लिए एक अलग शब्द निर्धारित होता है, इसलिए भाषा को मनुष्य का अनुपम साथी माना जाता है। भाषा की उत्पत्ति का इतिहास अतीत के अंधेरे में खोया हुआ है। 1,50,000 यानी 1.5 लाख वर्ष पहले मनुष्य शरीर रचनात्मक रूप से की स्थिति में आ गया, परंतु अगले 1 लाख वर्षों तक किसी भाषा के होने का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि लगभग 40,000 वर्ष पहले यूरोप में पाए जाने वाले आधुनिक मानवों के पास भाषा थी। इसके कई प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। शारीरिक संरचना की छानबीन करने से भी यह पता चलता है कि उनके मुख और नासिका छिद्र उनके लंबी ग्रसनी यानी गले के ठीक ऊपर वाणी तंत्रिका और उनकी जीभों की लोच उसे कई प्रकार की ध्वनियाँ और शब्द निकालने में सक्षम बनाते हैं। परंतु इस जैविक क्षमता के साथ कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलने चाहिए जिनसे सामाजिक दृष्टि से प्रयुक्त ऐसी भाषा का पता लग सके जिसका उपयोग संप्रेषण में किया जाता था। किसी भाषा की ध्वनि और किसी वस्तु के साथ उसके संबंध का कोई तार्किक रिश्ता नहीं होता। इस ध्वनि को लोग इसलिए समझ पाते हैं कि सामाजिक दृष्टि से वक्ता और श्रोता खास अर्थ निकालते हैं और उसे खास वस्तु से जोड़कर देखते हैं। कलाकृतियाँ भी समुदाय की समझ पर आधारित होती हैं, क्योंकि चित्रकला और मूर्तियों में प्रयुक्त प्रतीक उस समुदायों की समझ के अनुसार अंकित होता है। संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि जब एक समूह प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है तो कला का जन्म होता है। इसी कारण कला और भाषा एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दोनों ही प्रकार के प्रतीक किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की सृजन प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। कला मानव की अनुपम देन है। पशु चित्र बनाना और रंग भरना नहीं जानते। दूसरा कोई भी जानवर तस्वीर को समझ नहीं सकता, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में आधुनिक मानव ने अपनी कलाकृतियों की छाप छोड़ी है। फ्रांस से लेस्कॉक और स्पेन में अल्तमीरा की गुफाओं में प्राप्त चित्रकलाएं इतनी सुंदर हैं कि 20वीं शताब्दी के महान चित्रकार पिकासो भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। वे कहते हैं कि हमने आधुनिक कलाकार कुछ भी नया नहीं खोजा है। कला और भाषा के सुस्पष्ट प्रमाण 50,000 वर्ष से ज़्यादा पहले के नहीं मिलते हैं। कला और भाषा के आविष्कार का अर्थ है दिक् और काल के अनंत परिप्रेक्ष्य में वस्तुओं को अवधारणा में ढालने की क्षमता का विकास। योजना, दूरदृष्टि, सामाजिक संगठन, अनुष्ठान, जटिल विनिमय, इसके आगोश में एक पूरी नई दुनिया उभरती है। इस नए ढंग के सहयोग पहले से ही योजना बना लेने की क्षमता जैसे गुणों के विकास के कारण हमारे पूर्वज थोड़े समय में पूरी पृथ्वी पर छा गए। भाषा के आविष्कार के कारण ही हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों को यह ज्ञान सौंपा जिसे बच्चों ने ना तो देखा था और ना ही जाना था। इससे विचार और कल्पना का जन्म हुआ था। अब हम जानेंगे 1.8 के बारे में। शिकारी संग्रहकर्ता, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। 12,000 वर्ष पहले तक लगभग पूरी मानवता शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में ही जीवन व्यतीत कर रही थी। वे आधुनिक शहरी जीवन के बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर खड़े थे। वे छोटे समूहों में रहते थे और उनके पास कोई केंद्रीकृत सत्ता या स्थायी सेना नहीं थी। वे बिना युद्ध के और बिना ज़्यादा हिंसा के अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते थे। अपेक्षाकृत साधारण प्रौद्योगिकी, लकड़ी, हड्डी, पत्थर, रेशेदार वस्तु के जरिए वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। औद्योगिक समाज के 8 घंटे के कार्य समय के बजाय वे अपना भोजन 2-3 घंटों में ही इकट्ठा कर लिया करते थे। इसलिए अमेरिकी मानवशास्त्री मार्शल साहलिन्स उन्हें मौलिक समृद्ध समाज मानते हैं।
शिकारी संग्रहकर्ता अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जीवन यापन किया करते थे। हम सुविधा संपन्न और सुविधाहीन समाजों में बटे हुए हैं। 10,000 वर्षों की कृषि और औद्योगिक सभ्यताओं ने हमें पर्यावरणीय संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया। बचे खुचे शिकारी संग्रहकर्ता समूहों पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। मनुष्य की कई केंद्रीय समस्याओं के उत्तर उनके पास मिल सकते हैं। उनके सामाजिक जीवन, राजनीति, स्त्री पुरुष संबंध, प्रकृति से प्राप्त भोजन और पोषण संबंधी उनके तौर तरीके को देखना और समझना इस लिहाज से भी जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र। कैसा पत्र है जरा देखते हैं। हम यहाँ लगभग 150 वर्ष पूर्व एक रेड इंडियन मुखिया द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र का अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रेड इंडियन से जमीन खरीदना चाहते थे। इस पत्र से यह पता चलता है कि शिकारी संग्रहकर्ता प्रकृति को किस दृष्टि से देखते थे। आप आकाश, इस पृथ्वी की गर्माहट को कैसे खरीद और बेच सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। यदि कुछ समझ नहीं आता यदि इस हवा की ताजगी और पानी की जिंदा दिली पर जब हमारा कोई अधिकार नहीं है तो कैसे आप इसे खरीद सकते हैं? इस पृथ्वी का प्रत्येक हिस्सा हमारे लिए पूज्य है। देवदार की चमकती हर नोक, तटों पर चमकती रेत, पेड़ों की डालियों में अटका कोहरा, प्रत्येक छोटे से छोटा गुनगुनाता भुनभुनाता कीट पतंग हमारे लोगों की रगों में रचा बसा है और वह उनके लिए किसी पवित्रता से कम नहीं। पेड़ की हर डाली का रस रेड मैन की स्मृति में बसा हुआ है। श्वेत व्यक्ति के मृत पूर्वज जब तारों के बीच चहलकदमी करने चले जाते हैं तो वे अपनी जन्मभूमि को भूल जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी भी हमारी सुंदर धरती को नहीं भुलाया, क्योंकि यह रेडमैन की माँ है। हम इस पृथ्वी के अंश हैं और यह पृथ्वी हमारा अंश है। सुगंधित फूल हमारी बहनें हैं। ये हिरण, घोड़े, विशाल गरुड़, ये सब हमारे भाई और बहन हैं। हम जानते हैं कि श्वेत लोग हमारी भावनाओं और तरीकों को नहीं समझ पाएंगे। वे इस धरती को अपनी माँ और इस आकाश को अपना भाई मानते हैं। इसे भेड़ और चमकते मनकों की तरह खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। उनकी भूख इस पृथ्वी को निगल लेगी और केवल मरुभूमि ही बची रह जाएगी। निष्कर्ष पढ़ते हैं हम। पिछले 30 लाख वर्षों में हमारे पूर्वजों ने कई चीज़ें सीखी और उनके चेहरे मोहरे में भी लगातार बदलाव आता चला गया। यदि हमारे आरंभिक पूर्वजों को आधुनिक संसार में लाया जाए तो वह ज़्यादा से ज़्यादा हिरण या बंदर को ही पहचान सकेगा। एक क्षण के लिए भी वह हमें अपना वंशज नहीं मानेगा। जैविक परिवर्तनों, पत्थर के औजारों की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, भाषा का ज्ञान और प्रयोग और नाते रिश्तेदारी का विकास साथ साथ चलता रहा और लोग पृथ्वी पर बसते चले गए। यूरोपियों ने तो बाद में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की खोज की, परंतु हमारे शिकारी संग्रहकर्ता पूर्वज इन स्थानों पर पहुंच चुके थे। लगभग 30,000 वर्ष पहले मनुष्य ने आर्कटिक में प्रवेश करने और रहने की प्रौद्योगिकी विकसित कर ली थी। दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां लोग ना बसे हों। उनके पास जानवरों का शिकार करने के लिए औजार थे और पर्यावरण को बदलने के लिए उनके पास आग भी थी। उन्होंने प्रकृति को बदलना शुरू कर दिया। हमारे विवेचन से यह स्पष्ट है कि हमने मनुष्य की जिन विशेषताओं की चर्चा की उसके विकास में लंबा समय लगा। औजार बनाने की कला जहां लगभग 20 लाख वर्ष पहले जन्म ले चुकी थी, वहीं भाषा, कला, विनिमय और नातेदारी का जन्म पिछले 2 लाख वर्षों में ही हो सका। मनुष्य की अंतिम विशिष्टता, खाद्य उत्पादन, जो उस समय भी भविष्य की कोख में छिपा था, आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे महान रूपांतरण 1.9 1.9। इसमें टोटल कितने हैं दशमलव कितने हैं इसमें 1.12 का 12.5 फिर 1.13 एक। आपको इतना सारा पढ़ना होगा। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम पहुँचे हैं महान रूपांतरण पे।
आज की इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट आएगा, उसमें ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। उसके बाद इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर को देखने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, फिर एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे हम लोग। इससे हमारा एकदम सही रहेगा, चैप्टर सब रिवाइज होता जाएगा।